ना कहीं आपको भी कैंट से मिलना तय था, लेकिन टिकट नहीं वही हो पाया। लेकिन अभी आने वाले चुनाव की बात करें तो कैसा देख रहे हैं, अभी क्या करेंगे आप? अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, अभी उत्तराखंड को नया प्रभारी मिले हैं कुमारी शैलजा जी, तो कहीं ना कहीं नेताओं को भी नाराजगी थी देवेंद्र जी से, जो उनका बदलाव अब किया गया। क्या लग रहा है 2024 के लिए कुछ आने वाला? एक बड़ी महारैली देखने को मिली, स्वाभिमान रैली। कई लोग आए थे, कई दूर दराज के लोग आए थे। अभी कल ज्यादा मतलब भीड़ थी, ज्यादा बोल नहीं पाए, अपनी शब्द व्यक्त नहीं कर पाए। तो आप अभी लोगों को ये बता दीजिए, आखिर ये मूल निवास और स्थायी निवास लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है। 300 करोड़ का जो घोटाला है नगर निगम का, उस पर वो लगे रहते हैं, लेकिन अब तक कार्यवाही क्या हुई है इस पर? नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खबर 24 आवर के साथ, और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ नेता कांग्रेस के अभिनव थापर जी मौजूद हैं। जी हाँ, जो संघर्षरत है, लगातार कई सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, और जो आम जन समस्या है उनको उठा रहे हैं, और बार बार एक समस्या जो है उनके सामने आ रही है, और जिसका वो जिक्र भी करते रहते हैं अपनी खबरों में। 300 करोड़ का जो घोटाला है नगर निगम का, उस पर वो लगे रहते हैं, लेकिन अब तक कार्यवाही क्या हुई है इस पर? देखिए मैडम, ये नगर निगम का 300 करोड़ रुपए का होर्डिंग का घोटाला था। 2013 से 23 तक 10 सालों में लगभग 5 या 6 टेंडर होने चाहिए थे। इन्होंने 3 टेंडर करके और एक्सटेंशन के नाम पे और कुछ लूप होल्स निकाल के कुछ एक ऐसा सीमिंगली एक कार्टेल सिस्टम को 2-3 कंपनियों को ही फायदा पहुंचाया गया। उन कंपनियों को एक्सटेंशन के नाम पे उनके साथ काफी जिसको मैं कहूंगा नगर निगम ने धोखा भी किया है। धोखा ऐसा किया है जनता के साथ कि हाई कोर्ट तो ऑर्डर कुछ और दे रहा है और नगर निगम उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहा है, और 2-2, 2.5 साल तक वो एक्सटेंशन हो रहा है। आप देखिए सैकड़ों करोड़ रुपए का काम उन्होंने कर लिया है। सर, अगस्त में जांच भी डाली गई थी, क्या हुआ इस पर अभी? देखिए, मैंने इस पे प्रेस करी थी, उसके बाद मेयर गामा जी ने इसको टेकअप किया था। फिर लास्ट इसकी 30 नवंबर की बोर्ड बैठक थी, हमने फिर उनको लेटर लिखा था। तो 30 नवंबर को उन्होंने बोर्ड मीटिंग में कहा था कि हम इस पे जांच करेंगे। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स अभी इनके जारी हुए नहीं है। मैं भी 3 या 4 दिन पहले भी खुद नगर निगम गया, लगातार अफसरों से मिल रहा हूँ वहाँ पे। जो नगर निगम एमएनए, डिप्टी एमएनए, सब जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये बिंदु आएगा, क्योंकि बोर्ड के मिनट में है। जब ये आएगा उसके बाद जांच अधिकारी तय होगा और उस पर क्या कार्रवाई होगी। तो इस पे हम पूरी नजर बनाए हुए हैं। हमने जांच 2-3 बिंदुओं पे मांगी है। पहली बात ये कि जो लूट हुई है सरकार से, जो रेवेन्यू का लॉस हुआ होगा नगर निगम का, थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए और उस रेवेन्यू के लॉस की रिकवरी कराया जाए मई ब्याज। दूसरा, 325 होर्डिंग का एक बहुत बड़ा खेल हुआ है। वो होर्डिंग फिर जब लोगों ने शिकायत करी तो 2019 में हटा दिए गए। तो 2019 में जब वो होर्डिंग हटाए तो जो 8-10 साल से वो होर्डिंग चल रहे थे, उनका लाखों रुपए महीने का, करोड़ों रुपए महीने का रेवेन्यू 325 इंटू वो तो सैकड़ों करोड़ रुपए में जाता है। वो किसने लिया, कौन ले गया, कौन कंपनी थी, किसकी सिस्टर कंसर्न थी, उस बारे में कोई रिपोर्ट में आज तक आया नहीं है। उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, वो जो इलीगल होर्डिंग लगे हैं उसकी रिकवरी हो। नगर निगम को उसमें कम से कम 50-60 करोड़ रुपए की मुझे लगता है रिकवरी हो जाएगी, और ये रिकवरी आम जन देहरादून के काम आएगी। और दूसरा, वो जो कंपनीज उसमें जो काम कर रही हैं, अगर वो गलत तरीके से पाए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद, वो ब्लैकलिस्ट हो, उनसे जो पैसे की रिकवरी हो ब्याज सहित हो। इन 2-3 बिंदुओं पे है। अगर इन्होंने लीपापोती करी जांच में तो हम आगे न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। बट क्योंकि एक प्रोसेस है गवर्नमेंट सिस्टम में, पहले आपने प्रत्यावेदन दिया, वो प्रत्यावेदन पे कह रहे हैं कि हम जांच करते हैं, तो अब हम देखते हैं क्या हो। सर, कोलागढ़ में भी कुछ दिन पहले अपने मुद्दे उठाए थे जन समस्याओं को लेकर, उस पर क्या कुछ किया अभी तक? देखिए, कोलागढ़ ऐसे तमाम कई वार्ड की समस्या है। तो कोलागढ़ का मैं बताता हूँ, हमने एक धरना दिया था वहाँ कुछ लोगों को लेकर। तो कोलागढ़ की जन समस्या ये थी, 2005 या 6 में वहाँ पे एक सड़क है वो बनी है, शहीद नीरज थापा द्वार है, वहां से लेके आपका जो बाजावाला तक है वो सड़क है, 2-1 किलोमीटर की सड़क है। वो 18 सालों से वो सड़क नहीं बनी है। 2-3 बार उसका पैसा आया, जारी हो गया, फिर बीच में ये कहा गया कि नगर निगम इस काम को देख रहा है, वो सड़क नहीं बनी। दूसरी, वहां पे एक सीवर की समस्या थी। सीवर का भारत सरकार के 13 पे फाइनेंस कमीशन ने पैसा भी जारी कर दिया था, 5 करोड़ रुपए 2012-13 में, हमारी मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी। और इन्होंने जो विधायक थे लोकल हरवंश कपूर जी, उनके साथ कोई मनमुटाव हुआ, कार्य नहीं हो पाया, फिर वो पैसा लैप्स हो गया, दोबारा ये कार्रवाई हुई। तो आज आप लगाओ 2012 से हम 23 में खड़े, 11 साल से तो वहां सीवर का लोगों के घरों में कनेक्शन नहीं पहुंचा है। एक दूसरा, 18 साल से वो सड़क नहीं बनी है, गड्ढे, और वहां पे 15 साल से तो नगर निगम है। तो ये
जो मेन काम नगर निगम का है, तो 15 साल से नगर निगम की फेलियर है। 2018 से नगर निगम वहां पे कार्य कर रहा है, ठीक है, और भाजपा का नगर निगम है 2008 से। और दूसरा लगभग 35 सालों से 89 से पूरा जो शहर था पहले, जो देहरादून था, फिर उसके बाद ये देहरा खास सीट बनी, देहरा खास के बाद कैंट सीट बनी, तो ये एरिया उसी में आता था। तो लगभग 35 सालों से वहां बीजेपी के विधायक है। तो 35-36 सालों में भी आप देख लीजिए वहां पे कोई इस तरीके का विकास हुआ नहीं है। तो ये सब बातों के खिलाफ हमने एक मोर्चा खोला है कि अगर आप भाजपा की सरकार की आंख नहीं चेती तो ज्ञापन के माध्यम से या और भी जिस माध्यम से और भी जो करना होगा हम करेंगे। सर, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, अभी उत्तराखंड को नया प्रभारी मिले हैं कुमारी शैलजा जी, तो कहीं न कहीं नेताओं को भी नाराजगी थी देवेंद्र जी से जो उनका बदलाव अब किया गया है। क्या लग रहा है 2024 के लिए कुछ आने वाला? देखिए, तो रूटीन प्रोसेस है, कौन प्रभारी होगा कौन नहीं होगा एआईसीसी तय करता है, और वो प्रोसेस में तो एआईसीसी और बड़े लीडर्स उन्होंने तय किया। और खाली उत्तराखंड का नहीं, मेरे हिसाब से 18-20 स्टेट के प्रभारी बदले गए, मेघालय के, कर्नाटक के, हर स्टेट के लगभग बदले गए। तो और कुमारी शैलजा जी उत्तराखंड का सौभाग्य है, उत्तराखंड कांग्रेस का। वो काफी सीनियर लीडर हैं, सेंटर में मिनिस्टर रही हैं कई बार, वो केंद्रीय मंत्री हैं, कई बार की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं लोकसभा में, अभी राज्यसभा में है। तो वो बहुत सीनियर लीडर है और वो उत्तराखंड के लोगों को जानती भी है। जब हमारा उत्तराखंड के कांग्रेस जनों को जानती भी है। जब हमारा 2017 का इलेक्शन हुआ था, तो उस समय जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जो कमेटी होती है, स्क्रीनिंग कमेटी, उसकी वो चेयरमैन थी। तो कुमारी शैलजा जी का उत्तराखंड के साथ और उत्तराखंड के कांग्रेस जनों के साथ पुराना नाता भी है, और वो सीनियर लीडर भी है, और निस्संदेह उनके आने से उत्तराखंड कांग्रेस में एक नई ऊर्जा पैदा है। सर, कहीं न कहीं आपको भी कैंट से मिलना तय था, लेकिन टिकट नहीं वही हो पाया। लेकिन अभी आने वाले चुनाव की बात करें तो कैसा देख रहे हैं, अभी क्या करेंगे आप? देखिए, कैंट से मिलना तय है तो मुकद्दर की बात है, पार्टी का डिसीजन है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। पार्टी को जो उपयुक्त लगा उन्होंने किया, जीत गए हार गए वो अलग विषय होता है। आगे आने वाली बातों में जो पार्टी जिम्मेदारी देगी, पार्टी कहेगी चुनाव लड़ो लड़ लेंगे, पार्टी कहेगी मत लड़ो नहीं लड़ेंगे। तो पार्टी के सिपाही हैं शुरू से, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से पार्टी के ही काम करते हैं। अच्छा, कल एक बड़ी महारैली देखने को मिली, स्वाभिमान रैली। कई लोग आए थे, कई दूर दराज के लोग आए थे। अभी कल ज्यादा मतलब भीड़ थी, ज्यादा बोल नहीं पाए, अपनी शब्द व्यक्त नहीं कर पाए। तो आप अभी लोगों को ये बता दीजिए, आखिर ये मूल निवास और स्थायी निवास, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, तो ये क्या है, थोड़ा इसका क्लियर कर दीजिए। पहले आप कंफ्यूजन बताइए क्या है। आप अभी लोगों को ये बता दीजिए, आखिर ये मूल निवास और स्थायी निवास, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, तो ये क्या है, थोड़ा इसका क्लियर कर दीजिए। पहले आप कंफ्यूजन बताइए क्या है। क्योंकि लोगों को पता है कि मूल निवास क्या है और स्थायी निवास के, उनको लग रहा है कि दोनों ही समाप्त न हो जाए। कहीं मतलब ऐसे ही लोगों के दिमाग में मंशा है। कुछ लोग हमसे भी सवाल कर रहे थे, तो हम जवाब देने की वजह से आपसे दिलवाना चाहते हैं वो जवाब। देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से बता दूं, ये कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये उत्तराखंड की अस्मिता की लड़ाई है। और जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हम 13 जिले की बात करते हैं। हम झबरेड़ा से लेके हरसिल तक, और हम दिनेशपुर बाजपुर से लेके धारचूला के अंतिम व्यक्ति की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इसमें, अब मैं फेसबुक वगैरह में देख रहा हूँ, अलग तरीके की फाड़ की भी कोशिश कर रही है, पहाड़ वर्सेस प्लेन, ऐसा कुछ नहीं है। जितना उत्तराखंड पहाड़ के लोगों का है, उतना ही जो हरिद्वार उधम सिंह नगर में रह रहे हैं, देहरादून के प्लेन इलाकों में रह रहे हैं, उनका भी है। उत्तराखंड सबका बराबर है, संघर्ष सबने मिलकर किया है। अब मैं आपको बताऊं, 1994 में जो मूल आंदोलन हुआ था, हम भी उसके छोटे से एक अदने से सिपाही थे, तो वो 2 बातों पे हुआ था। पहला पॉइंट ये था कि क्योंकि हमारा राज्य, हमारी भौगोलिक परिस्थिति उत्तर प्रदेश से अलग है, निसंदेह हम बनारस या बलिया के खिलाफ नहीं थे, पर जो बनारस में नीति चलेगी वो टिहरी में नहीं चल सकती। जो सोनभद्र की नीति है या सोनभद्र के लिए जो पॉलिसीज बनेंगी वो आपका उत्तरकाशी में नहीं चल सकती। तो हमारी डेमोग्राफिक अलग है। ये हमारी मांग आज से नहीं, पिछले हमारे बुजुर्गों के समय से कई सालों से चल रही थी, पर आंदोलन उग्रा 94 के बाद हुआ। तो एक पहली बात तो ये। दूसरी बात ये थी कि अगर आपको याद होगा, अगर आप 94 से थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं, तो मंडल कमीशन का दौर आया था वीपी सिंह के टाइम पे। तो मंडल कमीशन के बाद रोजगार का और आरक्षण का बहुत बड़ी एक देश में एक आग सी लगती है, मैं कहूँगा, ये हुआ था। उसके बाद उत्तराखंड में भी ये हुआ कि भाई हमारे यहाँ रोजगार के साधन नहीं है, रोजगार पे बात आई। तो दूसरा पॉइंट उसमें रोजगार था। रोजगार हमारे लोगों का है नहीं, और हम बाहर जाके करते हैं, और ज्यादातर यहाँ से पलायन होता है। जबकि एजुकेशन है, सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, गंगा यमुना यहाँ पे बहती है, हमारा पानी दिल्ली भेज देता है, हमारी बिजली बाहर वाले भेज देते हैं, सब कुछ है हमारे पास। हमारी बिजली केजरीवाल साहब दिल्ली में फ्री दे रहे हैं, है ना। तो सब कुछ हमारे पास है, पर हमारे पास उस चीज को हम कैसे करें वो नहीं है। तो इन 2 बातों पे हमने राज्य लिया।
राज्य लिया, राज्य लेने के बाद हम अति उत्साहित हो गए। हमारे जैसे लोग जो युवा थे, हमने कहा वाह मजे आ गए, स्टेट बन गया, अब तो उत्तराखंड बन गया, जलवा हो गया, ये हो गया, हो गया। उसके 23 साल में या 22 साल में राज्य बनने के जो जिस तरीके से राज्य जाना था, तो राज्य थोड़ा डिफरेंट पोजिशनिंग में चला गया। आप देखिए, आप तो खुद यहीं की रहने वाली हैं, 2000 से पहले का देहरादून आप देखिए, याद कीजिए देहरादून को, कितना खूबसूरत, कितना अच्छा देहरादून था। आज की देहरादून की स्थिति क्या हुई है? आप ये कह दीजिए कि यहाँ पे पॉपुलेशन इन्फ्लक्स हो गया, चलिए मान गया, आपने इतने बड़े बड़े सारे बेतरतीब निर्माण बना दिए, इसमें सब लोगों का दोष है। तो अब ये सारे कामों में क्या हुआ, हमने अपनी एक बेस खो दी। वो बेस हमारी क्या थी? मूल निवास। 1950 भारत का संविधान ये कहता है 1950 में जो आदमी जहां पे है वो वहां का मूल निवासी है। और जितने भी स्थायी निवासी सुन रहे हैं, 15 साल 20 साल से हमारे प्रदेश में रह रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, वो भी हमारे भाई हैं और हम उनके भी हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। पर आप इस बात को समझिए कि जो मूल निवास का अधिकार होगा वो मूल निवासी को मिलेगा। और क्योंकि हमारे लोग जब 50-50 साल 60-60 साल भी दूसरे स्टेटों में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो वहाँ मराठी फर्स्ट है। कोई उत्तराखंड का गढ़वाल का आदमी जो गढ़वाली है उसे यही कह सकता है गढ़वाल महासभा के लोग हैं, ये ऐसे ही बोला जाता है। हमारे लोग मुंबई में कौतिक करते हैं, इतना बड़ा मैं गेस्ट भी था उसमें भी पिछले साल, तो उसमें वो बोलते हैं गढ़वाल महासभा, गढ़वाल के लोग हैं, मराठी भी बोलते हैं, सब कुछ है, बट है तो गढ़वाली ना। सर भू कानून की भी बात चल रही थी, लेकिन ये भू कानून कई दिन से आप सुन रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक लागू होगा नहीं? क्योंकि पहाड़वासी भी कई दिनों से इस पे आवाज उठा रहे हैं। क्या लग रहा है, ये लागू होने की मांग की जा रही है, क्या लगता है सरकार की क्या मंशा होगी? देखिए, जो महारैली थी कल और ये जो दोबारा आंदोलन किया जा रहा है, ये इन्हीं दो बातों को लेकर किया जा रहा है, एक भू कानून, एक मूल निवास। यही दो मुख्य बातें हैं। क्योंकि आप देखिए, भू कानून के आने से जो ये बेतरतीब यहाँ पे हम ये कहेंगे कि बाहर से जो चोरी करने की मंशा से जो लोग हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा बिजनेस करने की मंशा से, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इतने गलत तरीके से चीजों को हैंडल किया, जमीनें हमारी लूट ली। मैं एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ। हमारे टीरे विस्थापित हैं हम लोग, तो यहाँ बंजारा वाले को 2.5 बीघे के प्लॉट मिले थे। उन्होंने वो 2.5 बीघे का प्लॉट 60 लाख रुपए में बेच दिया 2005-06 में। आज उसी जगह में वहीं पे कहीं उन्होंने 100 गज का मकान, बड़ी मुश्किल से उनको 50-60 लाख रुपए का 100 गज का प्लॉट मिला। तो अपनी 2.5 बीघा जमीन बेच के फिर बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के आपके आगे, मेरे आगे, सबके आगे, तब वो जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। कुछ हमारी गलतियां भी हैं, हम लोगों ने लोगों को ये बेच दिया है और हमने अपने आप ही अपनी चीजें ढील हमारी तरफ से भी हुई है। तो अब ये भू कानून आने के बाद ये होगा कि राज्य में जो भी जमीनें बिकेंगी, कृषि की जमीनें बिकेंगी या जो भी होगा, उसको सिर्फ भारी आदमी एकदम से नहीं ले पाएगा। जैसे हिमाचल में है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, कई स्टेट्स में है। कोई उत्तराखंड कोई पहला राज्य नहीं है और ये आखिरी राज्य भी नहीं होगा। स्पेशल स्टेटस और भी लोग मांग रहे हैं और लोगों के पास भी है। तो ये भू कानून से हमारी जमीनें बचेंगी। और उत्तराखंड जो बना था, हमारे जो काम है वो हॉर्टिकल्चर है, टूरिज्म है, जो हाइड्रो से अगर हमारे यहाँ डैम बने तो बिजली पैदा करना, वो हमारे कैसे यूज होगा। तो पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी, जो हमारा एक नारा होता था, कभी पहाड़ के काम नहीं आई, तो शायद ये सब हमारी चीजें होंगी तो हमारे काम आ पाएंगी। इसलिए मूल निवास 1950 और भू कानून इसलिए महत्वपूर्ण और जरूरी है। सर, कहीं ना कहीं कांग्रेस 141 सांसदों के जो निलंबन हुए उससे भी कहीं ना कहीं उग्र होती नजर आ रही है। तो क्या लग रहा है, वो 141 सांसद जिम्मेदार है? क्या सुरक्षा भी होनी चाहिए थी वहां तक? देखिए, अब इसमें कहता हूँ, चैनल्स में डिबेट चल रही है, राष्ट्रीय चैनल में मौखरी बना दिया है। वो कहते हैं कि उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है। 143 सांसद जो सवाल पूछने के लिए वहां पे, मीडिया के सामने आप आते नहीं, किसी को आप जवाब देते नहीं, आप अपनी प्रेस इंफॉर्मेशन जो होती है आप दे देते हैं। सवाल पूछने के लिए जो जनता ने भेजे हुए हैं, आपने उनको बाहर कर दिया। आपने कानून पास करने थे, बिना चर्चा के आपने कानून पास करा दिए, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लोग इधर उधर चले गए और उन्होंने अगर कोई वहां पे किसी सांसद ने कोई एक्टिविटी कर दी तो आप उसकी तरफ जो है डिबेट ले जा रहे हैं। तो इस देश में इस समय जो है ना, नैरेटिव चेंज कर दिया। हम अगर बात कर रहे हैं राम और श्याम की, हम अगर बात कर रहे हैं रोजगार की, तो जवाब दे रहे हैं किसी और चीज का। हम अगर बात कर रहे हैं देश में कि बेरोजगारी की दर क्यों बढ़ गई है, हम बात कर रहे हैं कि अंदर संसद में ये दंगे जैसी स्थिति कैसी होगा। कुछ सोचिए, अगर वो गैस की जगह कोई बम ही होता तो इस देश की क्या हालत होती। सारे सांसद ही, मतलब दे आर द लॉ मेकर्स ऑफ नेशन। उससे ऊपर तो कोई सस्ता ही नहीं है लोकसभा से ऊपर। उसके अंदर आप चले गए
और आपने उड़ा दी और उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। कोई दिस इज मेजर सिक्योरिटी लैप्स, उस पर कोई बोलने वाला सर नहीं। बड़ा अभी इन्वेस्टर समिट हुआ था, निवेश किया गया था, क्या लग रहा है वो निवेश पिछली बार भी हुआ था और अभी भी क्या लगता है उसे? फाइल है वो इतनी होगी, वो इतनी मोटी हो जाएगी, फिर इतनी हो जाएगी। तो फाइलों के निवेश हमने बहुत देखे, 1.5 लाख करोड़ और 3 लाख करोड़। सुनने में आया जिन लोगों ने यहाँ बिल्डिंग का अपना नक्शा पास करा रखा है, 150 फ्लैट बना रहे हैं, वो भी उत्तराखंड सबमिट। अरे भैया तुम सबमिट नहीं करते हो, फ्लैट नहीं कर बनाते हैं यहाँ पे बिल्डर्स। जो लोग, ऐसी भी कई कंपनियां हैं जिन लोगों पे कोई बता रहा है कि बकाया है सरकार का 20-20, 30-30 करोड़ रुपए, उनके साथ 200 करोड़ 500 करोड़ के एमओयू कर लिए। जो सरकार के 20 करोड़ रुपए शराब वाले नहीं दे पाए हैं, उनके साथ आपने 300-500 करोड़ रुपए का किस चीज का एमओयू कर लिया है? मैकेंजी कंपनी जो इस काम को कर रही है, वो ब्लैकलिस्ट है वहां पे अमेरिका में, वो उत्तराखंड की इन्वेस्टर समिट चला रही है। अमेरिका उससे काम नहीं करा रहा है, उत्तराखंड के लोग उससे काम करा रहे हैं। तो आप ये समझिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो इन्वेस्टर समिट जो हुआ है अच्छा है अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट आए, पर कितने अस्पताल आ रहे हैं, कितने स्कूल आ रहे हैं, कितनी व्यवस्थाएं आ रही हैं, कितने पहाड़ के लोगों के रोजगार के लिए आ रहे हैं। इस इन्वेस्टर समिट से मैं आपको बताऊंगा, नरेंद्र तिवारी जी के समय का 2006 का एक जियो है। वो जियो ये था कि 70% लोगों को उत्तराखंड की इंडस्ट्री में, जो भी प्राइवेट इंडस्ट्री लगाएंगे वहां पर रोजगार मिलेगा। किंतु आप ये समझिए आज 2000 से लेकर 2023 तक आप मेरे को 10 इंडस्ट्री ऐसी बता दीजिए जहां पे 70% जियो का पालन हुआ हो। क्यों? क्योंकि सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। मैंने इस पे PIL लगा रखी है कि 70% युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, ये GOS का कंप्लायंस हो। हरिद्वार में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, देहरादून एरिया में डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज में 70% पहाड़ के युवाओं का रोजगार मैंडेटरी है, कोई कंप्लायंस नहीं है। इस पे सरकार के खिलाफ हम जनहित याचिका के माध्यम से कोर्ट में लड़ रहे हैं, सरकार वहां भी जवाब नहीं दे रही है। तो हम तो अपने संघर्षों में लगे हैं, पर लोगों को ये चेताना बहुत जरूरी है कि ये राज्य हमारा है और राज्य हमारा, रोजगार हमारा। इस तर्ज पे हमको काम करना पड़ेगा अगर इस राज्य को बचाने की लड़ाई है। पहले हम लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाने की लड़ाई लड़ी थी, छोटे थे, अब एक नई संघर्ष कर रहे हैं उत्तराखंड बचाने का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने आपका के लिए। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिनव थापड़ जी, जो कहीं ना कहीं सरकार से नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारी PIL डाली तो वहीं इनको जवाब अभी तक उनके नहीं मिल पाए, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो 300 करोड़ का नगर निगम घोटाला हो, चाहे वो जन समस्याओं की बात हो। कहीं ना कहीं जो अभिनव थापड़ जी है वो तो सवाल उठाते रहते हैं सरकार के सामने, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक उनको ऐसे कोई जवाब नहीं मिला जिससे कि वो सेटिस्फाइड हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभिनव थापड़ जी है वो हमेशा से तत्पर है और इसी तरीके से उत्तराखंड को बचाने के लिए यहाँ सेवा में लगे रहेंगे। तब तक आप बने रहें खबर 24 आवर के साथ।